नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रिमोट का बटन दबाकर स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां 65 लाख परिवारों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान पीएम ने लाभार्थी से संवाद भी किया। वहीं जयपुर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में स्वामित्व कार्ड और पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के 70 साल बाद भूमि के स्वामी को अधिकार मिलने जा रहा है। अप्रैल 2020 में पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। सीएम शर्मा ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि पट्टे के बिना लोन भी नहीं मिल पाता था। अब स्वामित्व कार्ड मिलने के से लोगों को लोन के साथ कई सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह सहित जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मौजूद रहे। मित्रों, हम सभी गांव में रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जिसके पास पट्टा होता है उसी को मिलता है, बाकी का कोई लोन भी नहीं देता है। किसी से काम होता है तो आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप उस गांव में रहते हैं, वहां आपके पास कार्ड है, लेकिन जब हम स्वामित्व के पट्टे की बात करते हैं तो वो हमारे पास किसी के पास नहीं होता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे कई पीढ़ी उस मकान में रह गई, कई सालों से हम उसमें रह रहे हैं, लेकिन उसका ही स्वामित्व का पट्टा नहीं। ये कोई सोच सकता है, ये वो ही सोच सकता है जिसको ये पता है कि इस तरह की परेशानी मेरे गांव, उस गरीब को, उस मेरे किसान को, उस मेरे मजदूर को होती है, वो ही इस बात को समझ सकता है। आज आप उस पट्टे को लेकर के जाएंगे, उसमें आपका निर्धारण होगा इतने बाई इतने का आपका घर है। उससे आप अगर अपना कोई काम करना चाहेंगे, मकान बनाना चाहेंगे, कोई किसी तरह का लोन भी लेना चाहेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। कई तरह की सुविधाएं उसमें रहेंगी, आपका स्थायी पता भी उसमें होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वामित्व की योजना का अभियान जो छेड़ा है, और ये समाप्त होने वाला नहीं है, आने वाले समय में भी ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारे उन गरीब मजदूर किसान भाइयों को इसका लाभ मिले। स्वामित्व योजना ड्रोन और जीआईएस तकनीकी का उपयोग कर ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान कर ग्राम सुशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। इस योजना का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस योजना को प्रारंभ किया था। लेकिन आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और स्वामित्व योजना को गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण विकास को बेहतरी के बनाने के लिए औद्योगिक और डेटा उपयोग करने के बाद सोचा, ये दिखता है कि उनका विजन कितना दूरदर्शी है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को मजबूत कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की जो आबादी है, जो वो मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी 80% आबादी गांव में रहती है। अगर गांव का व्यक्ति हमारा मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि गांव गरीब की व्यक्ति को मजबूत करके हमारे देश को सुदृढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा 2020 में कोविड-19 महामारी ने किस तरह की अभूतपूर्व चुनौतियां पैदा की। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2020 में ही संपत्ति कार्ड के पहले सेट को वर्चुअली वितरण किया था। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री इस परिवर्तनकारी पहल के लिए कितनी दृढ़ और प्रतिबद्ध हैं। इस शुभ अवसर पर जिन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना प्रॉपर्टी कार्ड पाने का सौभाग्य मिला है, ऐसे उन लाभान्वितों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वामित्व योजना पूरी तरह से एक वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है, जो ग्रामीणों के लिए उनकी संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करती है। इस योजना में गांव की आबादी के क्षेत्र का सीमांकन सबसे पहले पटवारी के मार्गदर्शन में किया जाता है। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक से गांव के आबादी क्षेत्र को सर्वेक्षण किया जाता है और डिजिटल मैप बन तैयार किया जाता है।
फिर ग्राम स्तर पर कमेटी होती है, मैप बन के आधार पर ग्राउंड ट्रूथिंग करती है और उसके बाद संशोधित मैप 2 तैयार होता है और इसके आधार पर भू स्वामित्व धारकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टा दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया भी किस तरह की है कि मैप 1 बनता है और मैप 2 बनता है। पहले सर्वे होता है, पटवारी के द्वारा एक बनाया जाता है, फिर सर्वे होता है ड्रोन से, उसके बाद 3 लोगों की कमेटी होती है, कमेटी उसको फाइनल करती है। उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहे, किसी व्यक्ति को उसका जो पूरा उसकी बाउंड्री है उस बाउंड्री के तहत पूरा उसको मिल जाए, उसकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड उसके पास रहे, आगे चल करके किसी तरह की कोई विवाद नहीं हो, यहां तक उन्होंने सोचा है। और इस बात को तो वही सोच सकता है जिन्होंने वहां नीचे तक देखा हुआ है, जो नीचे अनुभव कर रहा है हमारे गरीब और किसान के बारे में, वही इसको सोच सकता है। इन पट्टों से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अनेक फायदे मिल रहे हैं। डिजिटल के रूप में मान संपत्ति अभिलेखों को स्थानीय सुशासन को मजबूती मिल रही है और ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन संपत्ति कार्डों ने ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान कर उनके लिए ऋण लेना आसान बना दिया है, जिससे ग्रामीण नागरिक सशक्त हो रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके पास कितना भी बाड़ा है, कितना भी आपके पास जमीन है, कितना भी मकान है, लेकिन उस मकान के लेकर के अगर हम कहते थे तो हमारे को लोन भी नहीं मिलता था, किसी प्रकार का ऋण नहीं मिलता था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज उससे ऋण भी मिलेगा और आगे आपकी संपत्ति का उसमें आंकलन भी होगा और उसके हिसाब से आप अपना जो काम करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा हमारे किसान और मजदूरों को मिलने वाला है। संपत्ति के कानून स्वामित्व से महिलाओं की वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी हो रही है। सटीक संपत्ति मानचित्र से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति से संबंधित विवादों में काफी कमी आ रही है। इस तरह यह योजना बेहतर सुशासन, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और विवादों के समाधान में अत्यंत मददगार साबित हो रहा है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 36,352 सर्वेक्षण योग्य ग्रामों में से अब तक 35,955 ग्रामों को ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। शेष 397 ग्राम का सर्वेक्षण शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। राज्य को 1000 ग्राम पंचायतों में 1,50,000 स्वामित्व कार्ड वितरण का लक्ष्य है। हमने 1,50,000 से अधिक कार्ड तैयार कर लिए हैं, जिनके वितरण का काम आज शुरू हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उसकी शुरुआत करेंगे। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रदेश के हर गांव तक यह योजना पहुंचे, कोई भी ग्रामवासी इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपका कोई भी हमारा ऐसा व्यक्ति है जो किसी कारण से इससे वंचित रहे, वो वंचित किसी भी कीमत पर उसको वंचित नहीं रहना है, सबको इसका लाभ मिलना है। गांव के लोगों को योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर इसका अधिकतम लाभ उठा सकें, इसके लिए हम प्रशिक्षण और आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायत के अधिकारियों, पटवारियों, अन्य स्थानीय कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि वे इस योजना की क्रियान्वित के सक्रिय रूप से भाग लें, सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को सही समय पर उनका अधिकार मिले। पट्टों और प्रॉपर्टी पार्सल की ई पंचायत के माध्यम से इंदराज किया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायतों में अभिलेख सुरक्षित रहेंगे और प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी। हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, ग्राम पंचायत में देखते थे 10, 20, 25 साल वाला कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। हमें इस रिकॉर्ड को भी अनुसंधान करके उस रिकॉर्ड को भी उसमें रखेंगे, उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे, जिससे कभी भी अपने रिकॉर्ड को हमारा ग्राम पंचायत में जो रहने वाले हमारे व्यक्ति हैं कभी भी उसको निकाल सकते हैं। राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित करेगी हर ग्राम पंचायत में इस योजना का सही ढंग से पालन हो और इसके लाभार्थियों को शीघ्र उनके अधिकार मिले। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने ग्रामीणों को उनके अधिकार प्रदान करने की दिशा में दूरदर्शी कदम उठाया है। हम सब मिलकर इस योजना के सफल क्रियान्वित के लिए काम करेंगे, ताकि हमारे गांव का समग्र विकास हो, हर ग्रामीण परिवार सशक्त बने और सशक्त बनते हुए हमारा हर व्यक्ति जो गांव में रहने वाला है उसको उसका लाभ मिले। इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर योजना को नीचे से लिया है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह से हमारी चाहे महिला हो, हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारा मजदूर हो, उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारा
एक जो सपना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अंत्योदय का सपना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी योजनाएं आपने देखी होंगी, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, किसी भी तरह की योजना हो, वो नीचे तक हमारे गांव गरीब और उस सभी लोगों को पहुंचे, इसमें हमेशा वो प्रयासरत रहते हैं। पुनः माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग जुड़े हैं, हमारे सभी जिलों में हमारे मंत्रीगण जुड़े हैं, हमारे सभी विधायक सांसद जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और राजस्थान की जनता जो इस कार्यक्रम में जुड़ी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य निरंजनी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर कैलाशगिरी से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आचार्य मृदुल कृष्ण जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के साथ विरासत के संरक्षण का विजन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ एकता और समता का संगम है और इसका साक्षी बनना अभिभूत करने वाला है। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना भी की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस दौरान असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य से भी मुलाकात हुई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के नवयुग का सूत्रपात जल क्रांति के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करीब 3 दशकों से अटके यमुना जल समझौता आगे बढ़ाया है, जिससे शेखावाटी क्षेत्र की आस को नई उम्मीद मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी पानी बिजली की प्राथमिकता नहीं समझी और प्रदेश की महती जल परियोजनाओं जैसे एआरसीपी यमुना जल समझौते को लटकाया भटकाया है। यमुना जल समझौते की नींव प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने रखी। कांग्रेस ने इसके लिए न तो कोई कारगर कदम उठाए और न ही कोई कार्य योजना बनाई। कांग्रेस ने इस संबंध में इतिहास में कभी केंद्र सरकार को पत्र तक नहीं लिखा और वर्तमान में भी हरियाणा चुनाव के घोषणा पत्र में यमुना जल समझौता को रद्द करने को मंसूबे जाहिर किए। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया और प्रदेश की जनता को प्यासा रखा। हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख से अधिक ग्रामीण परिजनों को नल से जल पहुंचाया है। साथ ही भूजल के नियंत्रित दोहन और भूजल संसाधनों का प्रबंध और प्रभावी नियंत्रण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी के आह्वान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की पहल की है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। देवनानी के साथ विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा भी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर देवनानी की अगवानी बिहार विधानसभा के अधिकारीगण और राजस्थान विधानसभा के उप सचिव सुशील शर्मा ने की। देवनानी पटना में सोमवार से बिहार विधानसभा में आयोजित होने वाले 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी इस सम्मेलन में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद और राज्य विधानमंडलों के योगदान विषय पर देश के विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों के प्रतिनिधिगण को संबोधित करेंगे। उधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी का लाइव प्रसारण सुना गया। बीजेपी संगठन प्रदेश संयोजक नारायण पंचारिया की उपस्थिति में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान संगठन पर्व के प्रदेश सह प्रभारी हरिराम रणवा, बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक और बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा, मनीष सिसोदिया सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नारायण पंचारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 में पहली बार मन की बात कार्यक्रम
में जो है देशवासियों को संबोधित किया और पीएम मोदी ने जो है गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए संविधान सभा के सदस्यों को नमन किया और बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओरिजिनल ऑडियो सुनाई। पीएम मोदी ने इन महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेने और भारत निर्माण के लिए कार्य करने का आग्रह भी किया। केंद्रीय मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत द्वितीय चरण में राजगढ़ के प्रताप स्टेडियम पहुंचे, जहां उनका बीजेपी समर्थकों ने माला पहनाकर स्वागत किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव को कई सामाजिक संगठनों की ओर से ज्ञापन सौंपे गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खिलाड़ियों से मिलकर परिचय लिए और इस दौरान मंत्री ने टॉस कर करीब 8 गेमों का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, राजगढ़ नगरपालिका चेयरमैन सतीश दोहारिया, बन्नाराम मीना, महेंद्र प्रकाश दास, प्रीत विजय सहित अन्य मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव केसरपुर और बल्लाना में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जूली ने बताया कि ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि कोष से तुरंत विकास जो है कार्य कराए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि शहर जैसी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा और उमरेड ब्लॉक के प्रत्येक गांव को चारों तरफ हाईवे से जोड़ने का कार्य कराया जा रहा है। जूली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बृहद स्तर पर विधायक निधि कोष से जो है सड़कों सहित विभिन्न विकास कार्यों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बता दें कि 17 जनवरी से चल रही 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति का समापन का अंतिम दिन था। समापन के दिन राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिरकत की। यहां पहुंचने पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गांधी टोपी पहनाकर स्वागत किया और इस कार्यक्रम में सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई और सेवा दल के राष्ट्रीय महासचिव लालजी मिश्रा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सेवा दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा दल का उद्देश्य यही है, सबको साथ लेकर चलें। सेवा दल की स्थापना ही तिरंगे की लड़ाई को लेकर नागपुर की जेल में हुई थी। सेवा दल का श्वेत सैनिक हमेशा ही अनुशासित और गांधीवादी विचारों पर चलने वाला होता है। सेवा दल कांग्रेस की एक मजबूत नींव है और इसी सेवा दल ने तिरंगे की लड़ाई को लेकर आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से मुकाबला किया था और अंग्रेजों की यातनाएं झेली। आखिर अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। उधर सरमथुरा कस्बे में रविवार को नर्सिंग भर्ती मामले को लेकर युवाओं ने बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव को एक ज्ञापन सौंपा और युवाओं ने ज्ञापन के माध्यम से जो है मांग की है ताकि नई नर्सिंग भर्ती मेरिट और बोनस अंक के साथ में कार्रवाई जो है करवाई जाए और साथ ही आपको बता दें कि जिससे युवाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। और जिस पर विधायक ने कहा कि इसको लेकर चिकित्सा मंत्री से बात करके जल्द ही मांग को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर टोंक शहर के निजी मैरिज गार्डन में विप्र सेना और से जो है विद्वजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत और सेवानिवृत्त विप्र बंधुओं विशिष्ट और बेहतर कार्यों को लेकर कार्यक्रम में लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवाड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी रहे लोकेश शर्मा सहित कई विप्रजन
शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब हुए विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवाड़ी ने कहा कि राजस्थान में पुजारियों पर होने वाले हमलों के ग्राफ में हालिया दिनों में कमी तो आई है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग सका है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोटा बढ़ाने के लिए मांग की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री विशेषाधिकारी रहे लोकेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस तरह के कार्यक्रमों को किए जाने की बात कही है। साथ ही फोन टेपिंग से जुड़े मामले को लेकर भी अपनी बात रखी। और मैंने कहा ना, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं वो। बीजेपी कांग्रेस से हमारे को मतलब नहीं है, या केवल ब्राह्मण है इसलिए भी मतलब नहीं है। हमने जब कोई दूसरी जाति का मुख्यमंत्री आया तो उसकी भी तारीफ करी। ये संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जरूर 100% मेरे को ये भरोसा है कि समाज की जो पीड़ाएं हैं उनकी नज़र में है। मैंने कहा कि इसमें समय लगता है। आज वो जो उनकी प्राथमिकता है उसमें लगे हुए हैं। वहाँ पर धीरे धीरे आज जैसे पहले कोई पंडित पुजारी के साथ घटना होती थी, रिपोर्टें दर्ज नहीं होती थी, अब रिपोर्टें दर्ज होनी चालू हुई, मामले बनने चालू हुए, तो धीरे धीरे इनका निपटान भी होगा। देखो, पिछली सरकार में भी तोड़े गए थे और इस सरकार में भी मैं फिर कहता हूँ कि सरकार चाहे वो थी चाहे ये है, ब्राह्मण अभी भी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण को रिलीफ नहीं मिला। ये मंदिर के जो मामले थे इनमें कई जगह हम लोगों ने दोबारा कई जगह मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा करवाई है। फीडबैक दिए थे, एआईसीसी की जो कमेटी बनी थी उनकी तरफ से जो लोग यहाँ डिप्यूट थे उन्होंने जो फीडबैक दिए थे कि लोग सरकार से नाराज नहीं है, ना मुख्यमंत्री से नाराज है, जो स्थानीय विधायक या जनप्रतिनिधि है उससे नाराज हैं। तो अगर वो उस वक्त उन्होंने बात मानी होती और टिकट्स बदल दिए होते तो शायद आज परिणाम दूसरे होते। बिल्कुल सही नहीं रही। मैंने कहा ना कि लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए जिस तरह से विधायकों का सहयोग लिया था और जो लोग उनके साथ खड़े थे उन सबको ऑब्लाइज करने के लिए, चाहे वो चुनाव हार रहा था उसके बावजूद उन्हें टिकट दिया, ये सबसे बड़ी गलती रही। 2 साल तक लोकेश पहले भी बंद। देखिए, तब तक मैं एक पद पर था और मैंने पद पर रहते हुए ना तो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, ना तत्कालीन मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाया किसी भी रूप में। और जहां तक बात रही चुप रहने की, तो पहले मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे आश्वासन था कि आपका हर हाल में सहयोग करेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो भरोसा 2 तरफ से होता है। जब उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया इस पूरे मामले से, तो मुझे सच्चाई सबके सामने बोलने की आवश्यकता पड़ी और वो स्वयं के बचाव के लिए थी, वही मैंने किया। उधर जैसलमेर में अवैध नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन मदमर्दन के तहत जिले की डीएसटी और कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 177 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। जब्त स्मैक की अनुमानित कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। और एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय और जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जिले में ऑपरेशन मदमर्दन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सभी थानाधिकारियों और जिला स्पेशल टीम को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के तहत पुलिस टीम को सफलता मिली है। टीम ने स्मैक के साथ तस्कर को धर दबोचा है। तो नशा तस्करी के विरुद्ध ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां से 177 ग्राम स्मैक जब्त किया है और साथ ही पुलिस टीम को सफलता मिली और टीम ने स्मैक के साथ तस्कर को भी धर दबोचा है। तकरीबन 177 ग्राम स्मैक की कीमत 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। जिले में ऑपरेशन मदमर्दन अभियान चलाया जा रहा है। उधर नागौर आवास पर मूंगफली उत्पादक किसानों ने मुलाकात करके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद प्रक्रिया के संबंध में अवगत करवाते हुए एमएसपी पर मूंगफली खरीद के लिए पुनः पंजीकरण शुरू करवाने की मांग नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से की है। बता दें कि सांसद ने कहा कि चूंकि पर्व पूर्व में समय कम होने और गांवों में कमजोर नेटवर्क की वजह से सारे किसान पंजीकरण करवा नहीं पाए, ऐसे में सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को पूरा फायदा मिला नहीं।
वहीं कहा कि हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर सरकार के दावे फेल होते नजर आते हैं। बेनीवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से पोर्टल पुनः शुरू करके समर्थन मूल्य पर खरीद का पंजीकरण पुनः प्रारंभ करने की मांग की है और सांसद ने कहा कि पंजीकरण फिर से करने से शेष रहे किसानों को लाभ मिलेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला